हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। और यह आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हर बार की तरफ लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स का सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और ये आपका लास्ट सेशन होगा थर्मोडायनेमिक्स का। इसके बाद अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, जो वो नया चैप्टर होगा। यानी आज ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स का ये लास्ट सेशन है। अगर आप 11th में हैं, IIT जेई में की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की, तो ये आपके लिए यूज़फुल सेशन हो रहा है। जो नए व्यूवर्स हैं RS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपका चैनल है। अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स आपको रैंक दिलाता है और रैंक अच्छा रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, लगे रहें, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली कंटेंट जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, अब बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप बने रहेंगे चैनल पे, हटना नहीं है, डटे रहना, पूरी एफर्ट से आपको प्रिपरेशन करना है, ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 10 में। क्वेश्चन नंबर 1, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? heat transfer takes place according to which law? तो आपको याद होना चाहिए हीट ट्रांसफर क्या होता है। दैट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये याद है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा तो उसे आप हीट ट्रांसफर करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए ऑप्शन कितना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ बात करते हैं आप? सॉलिड ऑब्जेक्ट में बात करते हैं, जो डिफाइन करता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dmv/dt। इसे आप मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? F=ma। तो ये आप जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ की बातें हैं। तो न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं हो सकता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। हीट ट्रांसफ़र किसके वजह से होता है? जैसे कि अब देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शंस मीडियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? कन्वेक्शन में करते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कहते हैं कि सरफेस एरिया और डेल्टी के बराबर होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट लॉ में कंजर्वेशन, हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट का ट्रांसफ़र कहने का ये मतलब होगा कि हीट का कन्वर्जन होता है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या समझेंगे? हीट का कन्वर्जन होता है। और हीट का कन्वर्जन क्या होता है? लो ग्रेड ऑफ हीट कन्वर्ट होता है हाई ग्रेड ऑफ हीट में। हाई ग्रेड ऑफ हीट जैसे लो ग्रेड ऑफ हीट, जैसे हीट की बात करें, वो किस में कन्वर्ट होता है? वर्क में। तो ये क्या एनर्जी के फॉर्म है। तो आप कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस्ट लॉ व्हेन द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसमिशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। अगर लिक्विड की बात करें, जैसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की आप बात करें, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आप जानते हैं कि 3 टाइप्स के जनरली होता है। एक आपका कंडक्शन होता है, दूसरा आपका कॉन्वेक्शन होता है, और थर्ड आपका रेडिएशंस होता है। कंडक्शन मैंने क्या बोला था? जनरली सॉलिड और गैस में होता है, जनरली वो सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड में होता है। और रेडिएशंस में मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट। फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस दोनों आप कंसीडर करते हैं, लिक्विड एंड गैस कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन यही है, लिक्विड और गैस की बात है तो कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, आप जान लें, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच रिक्वायर मीडियम, जिसमें मीडियम का आवश्यकता होता है। और हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? हॉट सॉलिड और सराउंडिंग फ्लूइड के बीच। मान लीजिए कि ये हॉट सॉलिड फ्लूइड है, प्लेट है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर विल बी लाइक दैट, इस तरह से होगा।
इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट के भी केस में होता है, लाइक हीट ट्रांसफर विल बी इस तरह से, ये सॉलिड प्लेट तो वर्टिकल हीट ट्रांसफर। तो कन्वेक्शन होता है, याद रखना है कि लिक्विड गैस अगर होगा तो कन्वेक्शन, सॉलिड गैस हुआ तो कंडक्शन। तो आप क्या कहेंगे, कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। अगर यहाँ कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन है, अगर यहाँ पे सिर्फ गैसेज रहता तो आप दोनों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सॉलिड कंडक्शन होता है लेकिन सॉलिड ऑप्शंस में वहाँ पूछा नहीं आपसे, तो 2 का ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर हीट एनर्जी प्रोपगेशंस विल बी मिनिमल फॉर। अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसके क्रॉसपोंडिंग हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, ज़्यादा होगा। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है। और थर्मल कंडक्टिविटी इट बेसिकली अलाउ द हीट कंडक्टेड थ्रू इट, कि इसके द्वारा कितना हीट कंडक्ट होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी का था, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हम मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि सॉलिड का के ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू गैस, गैस का थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है गैस से। तो फॉर द मिनिमल फॉर, तो आप क्या कहेंगे, कॉपर एक मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, वाटर, लेड। इन सब में देखा जाए तो यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे तो कॉपर, लेड, शीशा जो होता है ये सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, इसी से आपका पता लग जाएगा। और एयर क्या है, आपका गैस है, एयर विल बी गैस। तो सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है, मिनिमल, सबसे कम मिनिमम हीट ट्रांसफ़र। मिनिमम कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपने देखा गैस में होगा, तो यहाँ पे एयर, आंसर आपका एयर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे कम हीट ट्रांसफ़र कंडक्शंस के द्वारा किस में होता है, कम, एयर में होगा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, -KA डेल T बाई डेल एक्स। माइनस साइन इंडिकेट करता है हीट ट्रांसफर टू बी अकर अकॉर्डिंग इन विच हीट ट्रांसफर टू बी अकर इन द टेम्परेचर डिक्रीजिंग। तो ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसकी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी उसके ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तो आप देख रहे हैं एयर में सबसे ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हीट ट्रांसफर भी इसमें कम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इक्वेशन फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बिटवीन द सरफेस एंड एडजेसेंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अगर देखिए अभी मैंने बोला कंडक्शन बाय विच लॉ, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एंड थर्ड विल बी द रेडिएशन। कंडक्शंस में जो हीट ट्रांसफर का इक्वेशंस दिया गया वो कहलाता है फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ। कन्वेक्शंस के लिए जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और रेडिएशंस का जो मेन इक्वेशंस होता है वो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशंस होता है, प्लैंक्स लॉ मेन होता है। और भी होता है जैसे स्टीफन बोल्ट्जमान्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान्स लॉ, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विन्स लॉ। ये जितने भी लॉ हैं ऑल आर द लॉ विच आर एसोसिएटेड विद द रेडिएशन। कन्वेक्शंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कंडक्शंस के लिए फोरियर लॉ। आपसे पूछा गया कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, रेडिएशंस के लिए, ये भी याद रखें, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए होता है, रेडिएशंस के लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसके लिए होता है, मोशंस के लिए होता है, जब सॉलिड बॉडी में आप मोशंस होगा, जिस लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट निकलता है। विन्स लॉ ऑफ, ये भी क्या है, रेडिएशंस के लिए है, सेकंड मोशंस के लिए। ये क्या है, विन्स, रेडिएशंस के लिए मैंने लिख दिया। तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, और कन्वेक्शन के लिए सुटेबल क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड T1 इक्वल टू दिया हुआ है 27 डिग्री सी, एंड नाउ T2 इक्वल टू दिया हुआ है 627 डिग्री सी। तो आप केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 273 को ऐड कर देते हैं, ये तो क्या आ जाएगा 300 केल्विन। T2 इक्वल टू 627 है प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा 900 केल्विन। तो टोटल आप जानते हैं
हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू होता है सिग्मा ए टी पर पावर 4 होता है। तो हीट ट्रांसफ़र के रेशियो पूछा है, द इमिसिव पावर चेंजेज इन द रेशियो ऑफ, तो इमिसिव पावर को आप क्या लिखते हैं सिग्मा ए T4। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है T टू द पावर 4 होता है, यानी जिस रेशियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका रेशियो निकाल लेते हैं 900 डिवाइडेड बाई 300, तो ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा टेम्परेचर, यानी T1 T4 और T2 और T1 यहाँ T2 है और T1 का रेशियो क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये पावर टेम्परेचर पर पावर 4 वेरी करेगा, यानी T2 डिवाइडेड बाई T1 पर पावर 4 के रेशियो में वेरी करेगा। यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा 81। डी इज़ द राइट आंसर। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वेव लेंथ एंड टेम्परेचर। वेव लेंथ और टेम्परेचर के बीच कौन सा रिलेशन देता है? तो वेव लेंथ लेमडा मैक्स इंटू टेम्परेचर होगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये कहलाता है कि वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेव लेंथ का वैल्यू क्या होगा आपका लेमडा मैक्स डिक्रीज करेगा क्रॉसपोंडिंग। तो इस लॉ को आप क्या कहते हैं विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेचर और वेव लेंथ के बीच जो रिलेशंस देता है उसे कहते हैं विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड होता है रेडिएशन से। और रेडिएशन क्या है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। कहने का मतलब इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ प्रोपेगेशन से होता है और ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फोरियर्स लॉ आप जानते हैं ये कंडक्शंस के लिए होता है, अभी मैंने लिखा था कंडक्शन। न्यूटन्स लॉ क्या होता है मोशंस का है, ये न्यूटन्स लॉ। अगर यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता तो क्या होता है कन्वेक्शंस का होता है। प्लांक्स लॉ क्या होता है रेडिएशंस के लिए होता है, लेकिन ये अलग एक रिलेशंस देता है। विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहता है कि लेमडा मैक्स और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी वेव लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट। इन जनरली अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो लेमडा एक्स इंटू टी इक्वल टू होता है सी का वैल्यू 2898, इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चेंजेज हो रहा है, मान लिया लेमडा 1 का वैल्यू दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग T1 है, लेमडा 2 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2, और जो अननोन होगा इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन था इस तरह से। अब आपका थर्मोडायनेमिक्स लगभग ख़त्म हो गया। मैं स्टार्ट करूंगा अगले सेशन से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपका 5th चैप्टर होगा। देखिए हम लोग हंसते खेलते सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिए। पूरी मेहनत से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, हम भी अपनी जान लगा रहे हैं आपके लिए। बस आप चैनल पे बने रहें, नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, क्वालिटी कंटेंट देंगे, सारे यहाँ क्वालिफाइड लोग पढ़ाते हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कंटेंट, और आप लोग का प्यार भी हमें मिल रहा है। तो आप बने रहिए चैनल पे, स्वस्थ रहिए, ऑनेस्टली मेहनत कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट रहिए, पेरेंट का रिस्पेक्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय द सेशन।